नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कारगर युवा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के सिलसिले में भाजपा ने कुरुंग कुमे जिले के न्यापिन में चलाया महा जनसंपर्क अभियान। राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने भाजपा कार्यकर्ताओं से किया संवाद। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, मोदी सरकार के 9 सालों में आंगनवाड़ी सेवाओं को देश भर में किया गया है मजबूत। स्मार्टफोन मोबाइल से जुड़े गए हैं आंगनवाड़ी केंद्र। देश में अब तक 733 वन स्टॉप सेंटर किए गए हैं स्थापित। अरुणाचल प्रदेश सिविल सेवा अधिकारी संगठन के सदस्यों ने सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने एपीसीएस अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल को उनकी सेवा शर्तों में सरकार द्वारा सुधार किए जाने का दिया आश्वासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के सिलसिले में भाजपा द्वारा पूरे अरुणाचल में चलाए जा रहे महा जनसंपर्क अभियान के तहत आज कुरुंग कुमे जिले के न्यापिन में राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान श्री फेलिक्स ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वह मोदी सरकार और राज्य की पेमा खांडू सरकार द्वारा किए जा रहे जन कल्याणकारी विकास कार्यों से जनता को अवगत कराएं। केंद्र सरकार ने देश भर में अब तक 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं और महिला सुरक्षा के लिए 300 और ऐसे सेंटरों के लिए बजट स्वीकृत किया है। इन वन स्टॉप सेंटरों में एक छत के नीचे हिंसा या परेशानी से पीड़ित महिलाओं के लिए पुलिस, मेडिकल सहायता, कानूनी सहायता और परामर्श और अस्थायी आश्रय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए यह बात कही। पिछले 9 वर्ष में देश में महिला कल्याण केंद्र की कई पहल को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में इस समय 34 से अधिक महिला हेल्पलाइन कार्यरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी सेवाओं को देश में मजबूत बनाया गया है और सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्टफोन मोबाइल से जोड़ा गया है। दशकों से चलने वाली स्कीम में बच्चा सुपोषित है या नहीं, उसको प्रमाणित करने के लिए हर आंगनबाड़ी में मेजरिंग डिवाइस की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने न सिर्फ मेजरिंग डिवाइस की व्यवस्था करवाई, बल्कि साथ ही हर आंगनबाड़ी को स्मार्टफोन से जोड़ा। आज ये कहने में हमें कतई संकोच नहीं कि देश भर में 11 लाख स्मार्टफोन्स हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को वितरित हो चुके हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस 12 लाख देश भर में वितरित हो चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश सिविल सेवा अधिकारी संगठन के सदस्यों ने बुधवार को मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा कि सरकारी नीतियों को लागू कराने और जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने में एपीसीएस अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मुख्यमंत्री ने एपीसीएस अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी सेवा शर्तों में और अधिक सुधार करने का हर संभव प्रयास करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष की अपनी दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ने मुख्य दरों में कई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 6.5% बनी रहेगी। नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई में इस वर्ष मार्च से अप्रैल के दौरान कमी आई है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में महंगाई की 4% से अधिक बनी रहेगी। श्री दास ने कहा कि इस वर्ष सामान्य मानसून रहने की संभावना है। महंगाई की दर 5.1% रह सकती है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी मौद्रिक नीति जारी कर दी है। मौद्रिक नीति में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा गया है। गौरतलब है कि केंद्रीय बैंक ने पिछली मौद्रिक नीति में भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था।
बता दें कि केंद्रीय बैंक पिछले साल मई से लगातार रेपो रेट में 6 बार कुल 2.5% की वृद्धि कर चुका था। रेपो रेट वो ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है। The policy repo rate has been increased by 250 basis points since May last year and is still working its way through the system. Its fuller effects will be seen in the coming months. Against this backdrop, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. आरबीआई की मौद्रिक नीति में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.5% पर रहने का अनुमान लगाया गया है। अगर अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर के चारों तिमाही के आंकड़ों पर नजर डालें, तो आरबीआई के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 8%, दूसरी तिमाही में 6.5%, तीसरी तिमाही में 6% और चौथी तिमाही में वृद्धि दर 5.7% रहने की संभावना है। साथ ही साथ आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 में औसतन खुदरा महंगाई दर 5.1% पर रहने की संभावना जताई है। ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश टेक्निकल टीचर्स एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन और टेक्निकल टीचर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े मामलों को डायरेक्टरेट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन से अलग करने का प्रस्ताव पारित किया गया है और टेक्निकल एजुकेशन के लिए अलग डायरेक्टरेट बनाने की मांग की गई। इस बैठक में अरुणाचल प्रदेश के सभी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए भी सरकार से आग्रह किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यौन उत्पीड़न और गलत व्यवहार के आरोपों से घिरे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिलाया है। श्री ठाकुर ने दिल्ली में पिछले 1 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे रेसलर्स यानी पहलवानों को आश्वासन दिया कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर आरोपों की जांच 15 जून तक पूरी कर ली जाएगी और चार्जशीट दाखिल की जाएगी। बुधवार को पहलवानों के साथ 6 घंटे की लंबी चर्चा के बाद श्री ठाकुर ने कहा कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव इसी महीने करा लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि फेडरेशन में एक महिला की अध्यक्षता में आंतरिक शिकायत समिति गठित होगी। उन्होंने बताया कि पहलवानों के साथ बैठक सकारात्मक माहौल में हुई और सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। उन्होंने कहा कि पहलवानों के खिलाफ सभी एफआईआर वापस ली जाएगी। पहलवानों ने इस बात पर सहमति जताई कि वह 15 जून से पहले किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। अखाड़ों, कोच और खिलाड़ियों जो आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते, तब तक आईयूए की एडहॉक कमेटी पर 2 कोचेस का नाम प्रस्तावित किया गया है। उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिया गया कि 2 कोचेस को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। और जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हो तो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो। सरकार ने बड़े खुले मन के साथ सभी विषयों पर पहले भी और अब भी गंभीरता से बातचीत भी की है और इन बातों पर, क्योंकि अभी सब प्लेयर्स ने भी और कोचेस भी जो आए थे और उनके साथ जो बाकी सदस्य आए थे, उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातचीत की है और वापस जाकर भी अपने समर्थकों के साथ इस बात को रखें। जो गवर्नमेंट के साथ हमारी बात हुई है खेल मंत्री जी के साथ 15 जून तक जो पुलिस की जो कानून का जो पुलिस की प्रक्रिया चल रही है वो पूरी करने की बोली है और उन्होंने बोला कि 15 तारीख तक आप कोई भी प्रोटेस्ट ना करें। तो हमने जो उन्होंने प्रपोजल कुछ बिंदुओं में बात हुई कि खिलाड़ियों का सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, महिला खिलाड़ियों का भी और पुरुष खिलाड़ियों का भी।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि दुनिया भारत को विकास भागीदार के रूप में देख रहा है और भारत दुनिया की धारणा बदलने की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व अब भारत की बात सुनता है और उसे महत्व देता है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की विदेश नीति हाल के वर्षों में अधिक प्रभावशाली, मजबूत और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय कूटनीति की गतिविधियों ने राष्ट्र को अधिक सुरक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा कि भारत उत्तरी सीमाओं पर चीन की गतिविधि से निपट रहा है और पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को नाकाम कर रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और उत्तरी सीमा स्थिति पर स्पष्ट रुख अपनाया है। To start with, the average citizen has seen enhanced security. If I were to start in the east, the land boundary agreement with Bangladesh particularly has had a transformational impact on the northeast. It has allowed progress. It has allowed, in fact, not just better law and order and stability in northeast, but also given northeast a connectivity through Bangladesh in this improved climate. The fact that I think we are countering Chinese actions on the northern borders, I think, has also enhanced security, as indeed the fact that we have delegitimized terrorism from across the Pakistani border. So today, I would say the activities of Indian diplomacy clearly have made the nation more secure. But they have also made the nation much more stronger economically. And again, I can cite to you different metrics for measuring that. It could be in greater exports, in bigger FDI flows, in stronger technology collaborations, today in softening oil prices. Because had our diplomacy not done its work, I think it would have had an impact on the petrol pump. In fertilizer costs, that, you know, given how fertilizer is one of our key imports. So working with our counterparts there, we have actually stabilized the market and reached long-term agreements which definitely benefit the country and benefit Indian farmers. And between fertilizer, oil costs, I think it has an impact on inflation as well. And regionally, I would say particularly Northeast, I think economic activity in Northeast has definitely benefited from what Indian diplomacy has delivered. But another area where I think the common citizen has benefited is actually in greater mobility and greater opportunity. केंद्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी मंत्री किरण रिजिजू ने आज चेन्नई में समुद्र तट सफाई अभियान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर रिजिजू ने कहा कि वैज्ञानिकों ने समुद्र यान के माध्यम से समुद्र के नीचे 7000 मीटर तक पहुंचने के लिए मानव और मानव रहित मिशन के अंतर्गत प्रयास किए हैं। उन्होंने बताया कि भारत 2047 में हर पहलू में विकसित राष्ट्र होगा। उन्होंने कहा कि 7500 किलोमीटर लंबा तट देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत लाभदायक है। संतुलन और जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डाला है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विश्व महासागर दिवस के अवसर पर पृथ्वी विज्ञान On this very important World Ocean Day, how to keep our beaches clean, how to make the entire coastal lines, entire coastal regions of India clean and also sustainable, and also to ensure that all our activities are very friendly to the lives which are existing in the ocean, because the lives in ocean is directly connected with the lives of the human being. Offshore, onshore, we are connected to each other. अपर सुबनसिरी जिले के दुमपोरुजो विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले बुई गांव में बुधवार को विधायक रोदे बुई ने एक इको हैचरी यानी मछली पालन केंद्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्थापित किए गए इस मछली पालन केंद्र को फिशरीज डिपार्टमेंट के सहयोग से स्थापित किया गया है। विधायक रोदे बुई ने लोगों से अपील की कि वह मछली पालन के लिए बुई गांव की हैचरी की मदद ले सकते हैं। पानी सीधा जाएगा ये हमारे ब्रीदिंग फूल पे। ये जो टैंक दिख रहा है एट द स्पीड ऑफ 0.2 मीटर टू आउटलेट है। हमारा जो डॉक्टर मोहम्मद भी एक हैचरी उन्होंने जो बनाया है उसको मैं
आज उद्घाटन करने आया हूँ। और हमारे जो टीचर अफसर साथ में है उन्होंने काफ़ी एक्सप्लेन किया, मुझे बताया, मैं भी मेरे को भी जानकारी मिला है। ये बहुत हमारा अपर सुबनसिरी के लिए लाभदायक होगा, अपर सुबनसिरी जनता के लिए बहुत काफ़ी फायदेमंद होगा। और मैं हमारा अपर सुबनसिरी का जनता को, सारा अरुणाचल का जनता को मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जो जिनको पीस सीडलिंग चाहिए आप डॉक्टर मोलारबी से कॉन्टेक्ट कीजिए, यहाँ से लीजिए। असम राइफल्स ने सिविक एक्शन प्रोजेक्ट के तहत लोंगडिंग जिले मेहुवान गांव में स्थानीय लोगों को सोलर लालटेन वितरित किया। असम राइफल्स के सूत्रों ने बताया कि बिजली की कमी से जूझ रहे इस गांव के लोगों को सोलर लालटेन से काफ़ी लाभ हुआ। सोलर लालटेन प्राप्त करने वाले ग्रामीणों ने असम राइफल्स के प्रति आभार प्रकट किया। ईटानगर के जोलांग स्थित डॉन बॉस्को कॉलेज में आगामी 9 जुलाई से 14 जुलाई तक 5वीं जूनियर बॉयज नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल हेमंत कुमार खलीता और बॉक्सिंग फेडरेशन से जुड़े बामांग तागो ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस चैंपियनशिप में देश भर से 300 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। यहाँ का जो माहौल है, जो पोटेंशियल है बच्चा का, वो देख के हम व्यापार ने इसको एलोट किया। तो स्पेशली मैं देखने के लिए इसलिए आया, यहाँ जो कुछ कमियाँ होगा, कुछ वो प्रॉब्लम होगा, वो हम पर्सनली देखेंगे और इन लोगों से बात करके इसको ठीक ठाक करके यहाँ जो चैंपियनशिप अच्छा हो वो भी देखेंगे। आज जो हम लोग ने CM सर को विजिट किया, वेरी पॉजिटिव। CM सर ने बोला ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इवेंट होना चाहिए और हम लोग फुल हेल्प करेंगे बॉक्सिंग फेडरेशन को या अरुणाचल बॉक्सिंग को, पूरी हेल्प करेंगे हम लोग। अच्छा होना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट चैंपियनशिप होना चाहिए। Accommodation, that is why we are arranging Don Bosco College. That is off time. तो उनका लॉजिस्टिक जितना सपोर्ट है डॉन बॉस्को इज एक्सटेंडिंग, जो हॉस्टल है वो फ्री में दे रहा है और जो ऑफिशियल लोग का हम यहाँ अरेंज करेगा। तो एक्चुअली यहाँ में जो नेशनल जो गेम है नॉर्मली काफ़ी स्टेट में एजीएम में बिडिंग होता है, मैंने बिडिंग कॉम्पिटिशन जनरल के जैसे बिडिंग किया है, लेकिन इन्होंने हमारा अरुणाचल का ट्रैक रिकॉर्ड जो अपकमिंग का देखा है अच्छा बोल के आ रहा है, तो इसलिए बिना। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।